नमस्कार। आज हम इतिहास के उस दौर की बात करने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत पर हुए तुर्क आक्रमणों की। एक ऐसा घटनाक्रम जिसने एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की। तो हमारी ये पड़ताल कैसे आगे बढ़ेगी? सबसे पहले हम इस्लाम के उदय को समझेंगे, फिर देखेंगे भारत पर पहला अरब आक्रमण। इसके बाद गजनवी के विनाशकारी हमलों पर नजर डालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तुर्कों की जीत के पीछे वजह क्या थी। फिर हम पहुंचेंगे तराइन के उस निर्णायक युद्ध पर और देखेंगे कि कैसे इन सब घटनाओं ने भारत में एक नए युग का दरवाजा खोला। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी ऐतिहासिक घटना को ठीक से समझने के लिए उसकी जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, 7वीं शताब्दी के मध्य पूर्व में, जहां एक नई राजनीतिक और धार्मिक शक्ति तेजी से उभर रही थी। अब जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये 9वीं सदी के विशाल अब्बासिद खलीफा साम्राज्य को दिखाता है। जो हरा हिस्सा आप देख रहे हैं वो तो सीधे खलीफा के शासन में था, लेकिन ये जो नारंगी रंग का इलाका है, खुरासान, यहीं पर तुर्क लोग रहते थे। ये लोग बेहतरीन लड़ाके माने जाते थे। धीरे धीरे इन्हीं तुर्क लड़ाकों को इस्लामी सेनाओं और प्रशासन में शामिल किया जाने लगा और यही बात आगे चलकर एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बनी। तो इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में कौन था? वो थे खलीफा। खलीफा इस्लामी राज्य के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता होते थे और यही खलीफा आगे चलकर सुल्तानों को मंशूर यानी एक तरह का इजाजतनामा देकर अलग अलग इलाकों पर शासन करने का अधिकार देते थे। चलिए अब कहानी का रुख भारत की तरफ मोड़ते हैं। देखते हैं कि ये जो नई शक्ति दुनिया में फैल रही थी, इसका भारतीय उपमहाद्वीप से पहला बड़ा सामना कब और कैसे हुआ। ये सब शुरू हुआ साल 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब जनरल अपनी सेना लेकर सिंध पहुंचा। इस हमले में सिंध के आखिरी हिंदू शासक राजा दाहिर की हार हुई और उनकी मृत्यु हो गई और सिंध का इलाका खलीफा के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था क्योंकि इसी आक्रमण के बाद पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में गैर मुसलमानों पर जजिया नाम का एक टैक्स लगाया गया। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये एक ऐसी नीति थी जिसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया जाना था। अरबों के बाद हमलों का एक नया और पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी दौर शुरू हुआ। इस बार हमलावर तुर्क थे और इसकी अगुवाई कर रहा था गजनवी राजवंश, जिसकी नींव अल्पतगीन नाम के एक तुर्क गुलाम ने रखी थी। अल्पतगीन के बाद गद्दी पर बैठा सुल्तान महमूद गजनवी। उसने भारत पर हमलों की जैसे झड़ी लगा दी। सिर्फ 26 सालों के अंदर उसने भारत पर 17 बड़े हमले किए। यहाँ आप उसके कुछ सबसे बड़े अभियानों को देख सकते हैं, पेशावर की लड़ाई से लेकर सोमनाथ की लूट तक। महमूद गजनवी और किसी भारतीय राजा के बीच पहला बड़ा टकराव हुआ 1001 ईस्वी में पेशावर की लड़ाई में। हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल बहादुरी से लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि इस हार का सदमा उन्हें इतना गहरा लगा कि उन्होंने बंदी बनने के बजाय अग्नि समाधि ले ली। गजनवी का 16वां हमला शायद उसका सबसे कुख्यात अभियान था। साल 1025 में उसने गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि मंदिर में मौजूद बेहिसाब दौलत को लूटना था। ये घटना आज भी भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में गिनी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गजनवी को हर जगह सिर्फ जीत ही मिली। कश्मीर एक ऐसा किला साबित हुआ जिसे वो कभी जीत नहीं पाया। वहां की शासिका थी रानी दिद्दा। उन्होंने न सिर्फ अपनी सेना को बहुत अच्छे से लीड किया, बल्कि गजनवी के हमले को नाकाम कर एक मिसाल कायम की। अब यहाँ एक पल रुक कर ये सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या था कि ये तुर्क आक्रमणकारी बार बार कामयाब हो रहे थे। उनकी सैन्य सफलता के पीछे क्या राज थे? इतिहासकार मानते हैं कि तुर्कों की सफलता के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली थी इक्ता प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मिलिट्री कमांडरों को तनख्वाह की जगह जमीन दी जाती थी। इससे एक वफादार और मजबूत सेना बनी रहती थी। दूसरी वजह थी उनके बेहतरीन घोड़े। मध्य एशिया के ये घोड़े भारतीय हाथियों वाली सेना के मुकाबले कहीं ज्यादा फुर्तीले और तेज थे। और तीसरी एक बहुत बड़ी प्रेरणा, गाजी की भावना, यानी धर्म के नाम पर लड़ने का जोश, जो सैनिकों को मैदान में जान की बाजी लगाने के लिए प्रेरित करता था।
और ये तस्वीरें उन्हीं कारणों को जिंदा कर देती हैं। एक तरफ आप एक संगठित दरबार देख रहे हैं जो उनकी मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था यानी एकता सिस्टम का प्रतीक है, और दूसरी तरफ जंग के मैदान में उनकी तेज तर्रार घुड़सवार सेना जो उनकी जीत का सबसे बड़ा हथियार थी। गजनवी के बाद गौरी राजवंश का दौर शुरू हुआ, और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जो शायद सबसे अहम था। ये वो टकराव था जो उभरते हुए गौरी राजवंश और उस समय की सबसे बड़ी राजपूत शक्ति पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। ये उस समय की एक बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाता है। भारत में चौहान, तोमर और सोलंकी जैसे एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राजपूत राज्य थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आपसी फूट। वो ताकतवर तो थे पर एक नहीं थे, और यही बटा हुआ होना आक्रमणकारियों के लिए एक बड़ा मौका बन गया। और फिर आया इतिहास का वो निर्णायक पल, तराइन का युद्ध। 1191 में हुए पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया। गौरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन वो हारा नहीं था, बस 1 साल के लिए पीछे हटा था। 1192 में वो दोगुनी तैयारी और एक नई चाल के साथ वापस लौटा। इस बार नतीजा पूरी तरह पलट गया। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और ये वो हार थी जिसने उत्तर भारत का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। इस जीत का असर फौरन देखने को मिला। मोहम्मद गौरी ने अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जीते हुए इलाकों का गवर्नर बना दिया, और बस यहीं से उत्तर भारत में एक स्थायी तुर्क शासन की नींव पड़ गई। गौरी की जीत के बाद उपमहाद्वीप का राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये सचमुच में एक नए युग की शुरुआत थी। अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए गौरी ने 1194 में चंदावर की लड़ाई लड़ी और कन्नौज के एक और ताकतवर राजा जयचंद को भी हरा दिया। इस जीत के साथ ही गंगा के विशाल मैदानी इलाकों पर उसका नियंत्रण पक्का हो गया। तो सवाल उठता है कि हमें उस दौर के बारे में इतनी जानकारी मिलती कहाँ से है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है तहकीक-ए-हिंद। इसे महमूद गजनवी के साथ आए एक विद्वान अल बरूनी ने लिखा था। ये किताब उस समय के भारतीय दर्शन, विज्ञान और समाज का एक आईना है। और अगर अल बरूनी हमें एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया देते हैं, तो पृथ्वीराज रासो हमें अंदर की कहानी सुनाता है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदर बरदाई ने लिखा ये महाकाव्य ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा एक वीर गाथा है। ये हमें बताता है कि उस जमाने के लोग अपने नायकों को किस तरह देखते थे। और हम इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। गौरी के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। जरा सोचिए, जब उस महान पुस्तकालय में आग लगाई गई होगी तो उसमें सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सदियों से जमा किया गया ज्ञान, विज्ञान और दर्शन भी जल गया। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उस एक घटना में मानवता का